भारत को विश्व क्रिकेट में हमेशा से ही स्पिन गेंदबाजों की धरती के रूप में देखा जाता है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं कि इस देश ने समय समय पर विश्व क्रिकेट को एक से बढ़कर एक स्पिन गेंदबाज दिए हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि आज इस स्पिन गेंदबाजों की धरती पर एक से बढ़कर एक खूंखार तेज गेंदबाज भी मौजूद हैं। आज विश्व क्रिकेट का वो देश कई बड़े तेज गेंदबाजों का घर है, जिससे कभी इस बात के लिए ताना दिया जाता था कि यह देश तेज गेंदबाज पैदा नहीं कर सकता है। दूसरे देश ही क्यों, हमारे लोग भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि हमारा देश कभी तेज गेंदबाजों के मामले में भी धनवान बन सकता है। कभी एक तेज गेंदबाज के लिए तरसने वाला यह देश कैसे सबसे बड़े पेस अटैक का घर बन गया, यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें आप भारतीय क्रिकेट के उस सफर को जानने वाले हैं जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल शुरू से शुरू करने पर पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने से पहले एक समय ऐसा भी था जब भारत के पास अपने दौर के सबसे घातक तेज गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन ये गेंदबाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक ही सिमट कर रह गए। इन्हें कभी भी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था। कहा जाता है कि अगर भारत का पदार्पण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ समय पहले हो जाता तो भारतीय क्रिकेट टीम एक लंबे समय तक अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर विश्व क्रिकेट में अपना प्रभाव डाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाउरी, देवराजपुरी, मोहम्मद बाका खान जिलानी और नाजिर अली जैसे नाम इतिहास में कहीं खो गए। साल 1920 तक भारत में ऐसे कई तेज गेंदबाजों का प्रभाव रहा था जिन्होंने क्लब क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली हर विदेशी टीम को भारत और भारत के बाहर के मैदानों पर कड़ी टक्कर दी थी। फिर आया साल 1932। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 26 फर्स्ट क्लास मैच और एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड रवाना हुई थी और इस टीम में अमर सिंह के साथ उनके जोड़ीदार मोहम्मद निसार भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी पक्ष को संभाल रहे थे। अमर सिंह भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें टेस्ट कैप दी गई थी, तो वहीं पंजाब के होशियारपुर से संबंध रखने वाले मोहम्मद निसार उस समय के सबसे तेज गेंदबाजों में गिने जाते थे। 25 जून साल 1932 यही वह दिन था जब भारतीय टीम लॉर्ड्स स्टेडियम पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरी थी और इंग्लैंड यहाँ पहले बल्लेबाजी कर रही थी। ये वो दौर हुआ करता था जब पिच को कवर नहीं किया जाता था, इसलिए मैदान तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुआ करते थे और इसी मदद का फायदा उठाकर मोहम्मद निसार ने अपने दूसरे ओवर में इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज सर क्लिप्स को बोल्ड कर दिया था और उसके तुरंत बाद होम्स भी निसार की तेज तर्रार गेंद के सामने घुटने टेक दिए थे। पहले 30 मिनट में इंग्लैंड का स्कोर 19 रन पर 3 विकेट हो गया था, जिनमें से 2 विकेट निसार के खाते में आए थे और एक बल्लेबाज रन आउट हो गया था। निसार किस दर्जे के गेंदबाज थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन 2 बल्लेबाजों को निसार ने पहले 30 मिनट में ही आउट कर दिया था, उन्होंने 10 दिन पहले ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 555 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की थी। भारत यह मैच आखिर में हार गया था, लेकिन भारत के इन 2 गेंदबाजों ने इंग्लैंड सहित पूरे विश्व में अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर पहचान बना ली थी और इन्हीं 2 गेंदबाजों को देखते हुए इंग्लैंड के कप्तान डगलस जॉर्डिन ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले 10 सालों में विश्व क्रिकेट की बेहतरीन टीमों में शुमार हो जाएगी। लेकिन जिन 2 खिलाड़ियों के भरोसे यह सब कहा गया था, उनमें से एक मोहम्मद निसार भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले खिलाड़ी बन गए थे। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नींव रखने में भी निसार की अहम भूमिका रही थी। दूसरी तरफ अमर सिंह को निमोनिया हो गया था और इस रोग ने साल 1940 में यह बेहतरीन गेंदबाज हमसे छीन लिया था। बात करें इन गेंदबाजों के पूरे करियर की, तो निसार ने भारत की तरफ से कुल 6 मैच खेले थे, जिनमें इनके विकेटों का आंकड़ा 25 था, तो वहीं अमर सिंह ने 7 मैचों में 28 विकेट लिए थे। इन दोनों गेंदबाजों के बाद भारत ने तेज गेंदबाजों को ढूंढने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। अगले 12 सालों तक भारतीय टीम की कोशिश होती थी कि शुरू में कोई एक गेंदबाज, भले ही वो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हो, वो गेंद को पुराना कर देगा और आगे का काम भारत के स्पिन गेंदबाजों के जिम्मे आ गया था। लेकिन इसके बाद आया साल 1959। रमाकांत देसाई नाम के एक लड़के ने अपने प्रदर्शन और तेज गेंदबाजी से भारतीय क्रिकेट जगत को जागने पर मजबूर कर दिया। साल 1959 में वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी और यहाँ खेले एक फर्स्ट क्लास मैच में रमाकांत देसाई ने 4 विकेट लिए थे, जिसमें से रोहन कन्हाई जैसे खिलाड़ी को बोल्ड कर इस गेंदबाज ने अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। इसके बाद देसाई को भारतीय टीम में शामिल किया गया और इस तेज गेंदबाज ने पहले वेस्टइंडीज और फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। रमाकांत की सबसे खास बात यह थी कि वो सामने वाले टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज के विरुद्ध सबसे अच्छा प्रदर्शन करते थे। ऐसा ही कुछ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी किया था। साल 1960 में ब्रबाउन स्टेडियम पर देसाई ने पहले तो मोहम्मद हनीफ की टोपी उछालकर जमीन पर गिरा दी और उसके बाद अगली ही गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया था। लेकिन रमाकांत के खिलाफ जो एक बात जा रही थी वो ये थी कि अपने समय में वो भारतीय टीम के इकलौते तेज गेंदबाज थे और इसलिए उन्हें हर मैच में लगातार 30 से 35 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ती और कभी कभी यह आंकड़ा 49 तक भी पहुंच जाता था। इतना वर्कलोड यह गेंदबाज
गेंदबाज संभाल नहीं पाया और फिर यही वजह रही कि सिर्फ 29 साल की उम्र में इस गेंदबाज ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। बात करें इनके करियर की तो अपने 28 मैचों में इस गेंदबाज के नाम 74 विकेट रहे थे। रमाकांत देसाई के बाद भारतीय क्रिकेट में वो दौर भी आया जब मैदान पर कोई भी बल्लेबाज भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करता तो कभी ऐसा समय भी आया जब विकेट कीपर से भी भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए कहा था। इससे जुड़ा एक किस्सा यह भी सुनने को मिलता है कि जुलाई 1967 में भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी और वहां सीरीज का तीसरा मैच एजबेस्टन के मैदान पर खेला जाने वाला था। कहा जाता है कि यह पहला मौका था जब भारतीय टीम इस मैदान पर खेलने उतरी थी और इस मैच के लिए भारतीय टीम अपनी स्पिन चौकड़ी के साथ खेलने उतरी थी जिसमें प्रसन्ना, वेंकट राघवन, बेदी और चंद्रशेखर के नाम शामिल थे। भारत की कप्तानी टाइगर पटौदी के हाथों में थी। साथ ही इस मैच में भारतीय टीम 2 विकेट कीपर्स फारूक इंजीनियर और बुद्धि कुंदरन के साथ उतरी थी। मैच से पहले वाली शाम पटौदी कुंदरन के पास गए और उनसे पूछा कि तुम किस तरह की गेंदबाजी कर सकते हो। इसके जवाब में विकेट कीपर बल्लेबाज का जवाब था कि उसे पता नहीं कि वो किस तरह की गेंदबाजी कर सकता है। इसके बाद अगले दिन पटौदी ने पहले ओवर के लिए गेंद कुंदरन के हाथों में थमा दी और इंजीनियर को कीपर के ग्लव्स दे दिए। उस मैच में कुंदरन ने 4 ओवर डाले और सिर्फ 13 रन दिए थे। इसके बाद आया 70 का दशक जिसमें भारत के अलावा लगभग हर टीम के पास अपने 2 या 4 तेज गेंदबाज मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टीमों ने अपने तेज गेंदबाजों के बल पर क्रिकेट जगत में आतंक मचा रखा था, लेकिन भारतीय टीम अभी भी अपनी स्पिन गेंदबाजी पर ही भरोसा जता रही थी। कभी तेज गेंदबाजों की जरूरत पड़ती तो सिर्फ गेंदों को पुराना करने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय टीम इससे ज्यादा तेज गेंदबाजों का प्रयोग किसी भी काम में नहीं कर सकती थी। साल 1971 में अपना टेस्ट डेब्यू करने के बाद 4 ऐसे मौके आए जब सुनील गावस्कर ने भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत की थी। भारतीय टीम का एक दौर इस तरह काम चलाऊ गेंदबाजों के साथ पारी की शुरुआत करते हुए गुजर गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी शामिल हुआ जिसने पहले कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं देखा था, टीवी पर भी नहीं। कपिल देव नाम का यह खिलाड़ी जब भारतीय टीम में आया तो भारत के लोग वर्षों बाद अपनी टीम में एक तेज गेंदबाज को देखने के लिए सिर्फ इनके नाम पर ही मैदानों में उमड़ पड़ते थे। पाकिस्तान के खिलाफ जब कपिल देव ने अपना पहला ओवर डाला तो यह मैच देख रहे टाइगर पटौदी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भरी हुई आंखों के साथ अपने पास बैठे एक पत्रकार से कहा था कि काश मेरे पास भी एक ऐसा गेंदबाज होता, देखो किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है। यह वाक्य सच में अपने आप में किसी को भी रुला देने की ताकत रखता है। साल 1978 में कपिल देव ने अपना पहला मैच खेला और यही वह समय भी था जब भारतीय टीम की स्पिन चौकड़ी धीरे धीरे क्रिकेट से दूर हो रही थी, जिसके बाद भारतीय टीम में अचानक एक से एक तेज गेंदबाज आते गए और भारतीय टीम अब विश्व क्रिकेट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी। मदन लाल, मनोज प्रभाकर और चेतन शर्मा जैसे गेंदबाज भारतीय टीम का हिस्सा बने, जिनके जोड़ीदार बनकर कपिल देव ने विश्व क्रिकेट में अपना खौफ कायम कर लिया था। कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में कुल 434 विकेट अपने नाम किए थे, जो उस समय तक विश्व क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के द्वारा लिए सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड था। कपिल देव ने अपने दम पर एक बदलाव की नींव रखी थी और अब उस पर एक बड़ा महल खड़ा करने का काम हमारे पेस फाउंडेशन को दिया गया, जिसकी शुरुआत साल 1987 में चेन्नई में हुई थी। इस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज डेनिस लिली की नए तेज गेंदबाजों की एक पौध तैयार करने का जिम्मा दिया, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया था। कहते हैं कि जब एमआरएफ की शुरुआत हुई थी तब सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली भी यहाँ तेज गेंदबाज बनने आए थे, लेकिन उन्हें पहले सिलेक्शन कैंप में रिजेक्ट कर दिया गया था। डेनिस लिली ने भारत को कई बड़े गेंदबाज दिए, जिनमें सबसे पहला नाम जवागल श्रीनाथ का आता है, जिन्होंने कपिल देव के रिटायर्ड हो जाने के बाद उनकी विरासत को संभालने का काम किया। जवागल श्रीनाथ को मोहम्मद निसार के बाद भारत का सबसे तेज गेंदबाज भी माना गया था। साल 1999 में हुए वर्ल्ड कप में वो सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे थे। पेस फाउंडेशन की दूसरी सबसे बड़ी खोज जहीर खान थे, जिन्होंने साल 2011 के वर्ल्ड कप तक भारत की तेज गेंदबाजी को लीड करने का काम किया और अपने आखिरी वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 17 साल की उम्र में जब जहीर खान पेस फाउंडेशन पहुंचे तो लिली ने पहली ही नजर में इनके हुनर को परख लिया था और इन्हें एक खास तरह से तैयार करने में जुट गए, जिसके चलते जब जहीर खान ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो इनके नाम 311 टेस्ट विकेट थे। भारत में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव हो रहा था। भारतीय टीम अब धीरे धीरे अपने सबसे अच्छे पेस अटैक को तैयार करने की तरफ आगे बढ़ रही थी। जहीर खान के अलावा आशीष नेहरा, इरफान पठान और आरपी सिंह जैसे गेंदबाज भी भारत ने बढ़ते समय के साथ मैदान पर देखे, जिन्होंने अपनी तरह से भारतीय क्रिकेट को समृद्ध करने का काम किया था। 25 साल तक के अपने करियर में भारत को 21 से ज्यादा सफल तेज गेंदबाज देने के बाद साल 2012 में डेनिस लिली ने हमारे पेस फाउंडेशन से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिसके बाद से ग्लेन मैकग्राथ उनकी जगह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज भारतीय क्रिकेट टीम के पास विश्व क्रिकेट का सबसे मजबूत पेस अटैक है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज,
सिराज, उमेश यादव और ईशांत शर्मा जैसे धाकड़ नाम शामिल हैं, जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को कहीं भी घुटने टिकाने पर मजबूर कर सकते हैं। आज की इस कामयाबी में इतिहास की लंबी तपस्या जुड़ी हुई है। ऐसे कई नाम हैं जिनके बिना यह सफलता मुमकिन नहीं थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।